गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारे पॉलिटिकल साइंस के इकाई सेकंड के 2 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो उन दोनों चैप्टरों का आप अच्छी तरीके से अध्ययन करें और इसके साथ ही जिस तरीके से आपको समझाया गया है, इसके साथ ही जिस तरीके से जो बिंदु बना के आपको बताए गए हैं उसके अनुसार है आप अच्छी तरीके से इसके नोट्स तैयार करें। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने एग्जाम में, जो छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं अति लघुतरात्मक, वो क्या है कि पाठ के बीच में से पूछे जाते हैं। इस कारण क्या है कि पाठ का और प्रत्येक बिंदु का आपको बारीकी से अध्ययन करना आवश्यक है। तो जैसे जैसे आपका चैप्टर आगे चल रहा है वैसे वैसे साथ में आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें और नोट्स तैयार करते रहें। और साथ साथ में क्या है कि तैयारी का जो आपका रूटीन है वो लगातार बना रहे, बीच में क्या है गैप नहीं दें, जिसके कारण क्या है स्थिति आपकी जो पढ़ाई है वो बाधित हो। इसे लगातार अध्ययन करते रहें। आज हमारा जो चैप्टर है वो तीसरा स्टार्ट हो रहा है। वो तीसरा जो चैप्टर है हमारा वो है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व है। अब भारत की जो व्यवस्था है वो सरकार की वो किस प्रकार से है, क्या भारत में एक सरकार है या राज्यों के लिए अलग सरकारें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सी सरकार है वो सबसे अधिक उपयुक्त रहती है। तो ध्यान रखना कि अगर सरकार को अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेशन कर दिया जाए, उसका विभाजन कर दिया जाए, तो क्या है कि शासन की जो व्यवस्था होती है, संचालन की, उसके प्रबंध की व्यवस्था होती है वो अच्छी तरीके से रहती है। लेकिन मान लो कि संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था है वो एक ही इकाई के अंतर्गत कार्य करती रही, या एक प्रकार से क्या है कि उसका विभाजन नहीं किया जा शक्तियों का, तो क्या होगा कि शासन करने वाले व्यक्ति है वो धीरे धीरे क्या है स्वेच्छाचारी होने लग जाते हैं, निरंकुश होने लग जाते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार क्या है कार्य करने लग जाते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि शासन की जो शक्तियां हैं उसका विभाजन कर दिया जाए। और विभाजन से क्या होगा कि प्रत्येक क्षेत्र के आधार पे अलग अलग शक्तियां अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड हो जाएगी। और डिवाइड होने के कारण क्या है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी सरकार है, वो किसी प्रकार से किसी भी कार्य का क्या है कि निरंकुशता नहीं कर पाएगी उसके प्रति। और क्या है कि दूसरा जो क्षेत्र है वो अगर एक क्षेत्र उस किसी प्रकार से स्वेच्छाचारिता करता है या गलत तरीके से कानून बनाता है, गलत तरीके से नियमों को लागू करता है, तो दूसरे क्षेत्र की जो सरकारें हैं वो क्या है उस पर नियंत्रण कर सकती है। तो इस प्रकार से क्या है शक्तियों का विभाजन जितना होगा उतना ही क्या है शासन की व्यवस्था अच्छी रहती है। आवश्यकता पड़ने में क्या है कि शासन की जो शक्तियों को अलग अलग भागों में बांटा गया है उनको एक किया जा सकता है। आपातकाल जैसी अगर स्थिति उत्पन्न हो जाए तो शासन की शक्ति है वो एक इकाई के रूप में कार्य करने लग जाती है और सारी शासन व्यवस्था है वो केंद्र बिंदु है, केंद्र सरकार के अंतर्गत शामिल हो जाता है। तो इसी के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, साथ में कुछ अन्य देश है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि वहाँ किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, कौन सी प्रकार की स्तरों की सरकारें वहाँ पाई जाती है। बात करते हैं सत्ता की शक्तियों का वितरण, यानी शासन व्यवस्था है वो सही तरीके से चले। इस कारण क्या है कि शासन की जो सत्ता है, शासन व्यवस्था है, उसका विभाजन आवश्यक है, उसका बंटवारा आवश्यक है। बात आती है स्तर के आधार पर विभाजन, यानी जिस देश की जैसी स्थिति है, जैसी कंडीशन है, जैसी व्यवस्था है, उसके आधार पे क्या है कि अलग अलग स्तर निर्धारण होना चाहिए कि शासन की शक्तियों को एक भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है या 2 से अधिक भागों में बांटना है, या जनसंख्या कम है तो क्या एक ही प्रकार की इकाई से शासन चलाया जा सकता है, क्या उसके स्तर पर स्तर का निर्धारण किया जाता है, उसके भागों का निर्धारण किया जाता है। बात आती है शासन का संचालन है केंद्र व राज्य द्वारा। शासन की शक्ति का जो संचालन किया जाता है कुछ स्थानों पे क्या है कि केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाता है, यानी केंद्र है वहां प्रमुख केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है और जो राज्य हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन प्रमुखतः जो शासन रहता है देश में वो केंद्र का रहता है और राज्य है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बात आती है कि संघीय शासन के कितने प्रकार हैं। संघीय शासन के प्रमुखतः 2 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? 2 प्रकार बताए गए, यानी शक्तियों का जो विभाजन है, शासन है राज्य में, देश में, वो 2 प्रकार की सरकारें कर रही है। अब इसी के बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे। बात आती है कि अनेक संप्रभु इकाइयों का आपस में एक होना, यानी बहुत सारी जो इकाइयां हैं, यानी जो राज्य हैं, प्रांत है, उन सब का आपस में एक हो जाना और एक ही इकाई के रूप में शासन का कार्य करना। बात आती है इसका उदाहरण कौन सा प्रमुख रूप से, यानी शासन की जो इकाइयां हैं
वो एक ही स्तर के अनुसार कार्य करते हैं, एक सरकारों में प्रमुख रूप से अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ऐसा कौन सा देश है? ध्यान रखना, अमेरिका में जो संपूर्ण इकाइयां वो एक हो जाती है, एक ही शासन व्यवस्था वहां पे है। कहां पे है? अमेरिका के अंतर्गत है। अब आती है अन्य क्षेत्रों की शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से। कार्यकुशलता यानी शासन है वो सही तरीके से कार्य कर सके, अपने जो उनको दायित्व मिला है, उनको जो क्षेत्र मिला है, उनको उपयुक्त समय दे सके और सुचारू रूप से सही तरीके से कर सके, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, कार्य में साथ में कुशलता यानी वृद्धि हो, अच्छाई हो, उसका विकास ज्यादा हो। दृष्टि से इकाइयों का विभाजन यानी शासन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, संचालन करने के लिए क्या है कि शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। जिसके प्रमुख उदाहरण कौन से है? ध्यान रखना, प्रमुख रूप से भारत में क्या है कि सही शासन चलाने की दृष्टि से इकाइयों का विभाजन किया गया, जबकि अमेरिका में इकाइयों का विभाजन न करके एक स्तर की सरकार रहती है। बात आती है कि प्रमुख संघीय देश है। संघीय मतलब होता है शक्तियों का विभाजन होना, न कि केंद्रीकरण होना। तो प्रमुख संघीय देश है वो प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस, कनाडा और भारत, ये प्रमुख संघीय देश है। कई बार क्वेश्चन भी ये बन सकता है कि प्रमुख संघीय देश कौन कौन से हैं, तो प्रमुख रूप से आपको ये नाम है याद रखने आवश्यक है। बात आती है कि भारत में संघीय व्यवस्था, भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? क्या एक ही सरकार की व्यवस्था अपनाई गई है या एक से अधिक सरकारों की व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन एक से अधिक भागों में, एक से अधिक स्तरों में, शक्तियों का केंद्रीकरण न होके शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, शक्तियों का विभाजन करना, शक्तियों का बंटवारा कर देना। बात आती है संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ। भारत का जो संविधान है वहां संघवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वहां जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है प्रमुख रूप से वो राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ का मतलब होता है कि बहुत सारे राज्यों का आपस में मिलना और मिलने के बाद में क्या है एक देश का, एक इकाई का निर्माण होना। तो इस कारण भारत को संघवाद न कह के राज्यों का संघ कहा गया है, यानी राज्यों का संघ कौन है? भारत है। बात आती है प्रारंभ में भारत में जो सत्ता का विभाजन था वो किस प्रकार से था? तो ध्यान रखना, कितने उस समय प्रांत थे और केंद्रीय सत्ता कितनी थी? तो प्रमुख रूप से जो केंद्रीय सत्ता थी वो एक केंद्र था, यानी देश की समस्त शासन व्यवस्था एक इकाई के रूप में कार्य करते हुए किसके अधीन रहती है, किसके नियंत्रण में रहती है? भारत में केंद्र सरकार के अधीन रहती है। और प्रमुख रूप से कितने जो राज्य हैं उनका उस समय अस्तित्व था? तो ध्यान रखना 14 प्रांत की उस समय सत्ता थी। एक केंद्र थी और दूसरा क्या है कि 14 प्रांतों, 14 राज्यों में भारत का विभाजन है वो बंटा हुआ था, इकाइयां बंटी हुई थी क्षेत्र के रूप में, कार्य के रूप में। बात आती है कि वर्तमान स्थिति में भारत में कुल कितने राज्य हैं और भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो ध्यान रखना, वर्तमान समय में जो राज्यों की संख्या है भारत में वो कम हो गई है और वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या में परिवर्तन कर दिया गया है। जहां पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, वर्तमान में क्या है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है बढ़कर कितनी हो गई है? 9 हो गई। इस प्रकार राज्य की स्थिति में परिवर्तन हो गया और केंद्र शासित संख्या में परिवर्तन भी हो गया है। बात आती है कि शासन का संचालन है वो प्रमुखतः किसके नियंत्रण में रह के कार्य किया जाता है? तो भारत में 28 राज्य है, उनके ऊपर जो शासन करती है या शासन व्यवस्था का संचालन करती है वो है केंद्र सरकार। केंद्र है वो संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था का संचालन करती है। सभी जो राज्य उसके नियंत्रण में रह के उसके दिशा निर्देश में कार्य करते हैं। बात आती है भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? यानी भारतीय संघ है उसकी प्रमुख व्यवस्था किस प्रकार व्यवस्था बनाई गई है, किस प्रकार उसके ढांचे की स्थिति को परिवर्तित किया गया है कि भारत में जो शासन है वो केंद्रीकृत न होके विकेंद्रीकृत हो जाए, शक्तियों का बंटवारा हो जाए। और बंटवारा होने के कारण क्या होता है कि अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में अलग अलग कार्य होने के कारण, अलग अलग क्षेत्र में होने के कारण क्या प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार से अपने कार्य करता है और उसको स्वतंत्र रूप से कार्य मिला होता है। दूसरा उसके कार्यों में क्या है अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसके कार्यों में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ये प्रमुख विशेषताएं आती है इसमें। बात आती है संविधान की शासन की शक्तियों का विभाजन है वो किस प्रकार से भारतीय संविधान में किया गया है। शासन की शक्तियों का विभाजन यानी प्रमुख रूप से कुछ क्षेत्रों में बांट दिया गया इकाइयों को और सबको अलग अलग दायित्व, अलग अलग विभाग सौंपे गए हैं जिन पे वो कार्य करते हैं। तो बात आती है संविधान की अनुसूची में विभाजन, यानी संविधान में जो शक्तियों का विभाजन है वो कौन सी अनुसूची में है? तो ध्यान रखना ये जो विभाजन व्यवस्था अपनाई गई है ये 7वें अनुसूची के अनुसार है, जो संविधान में अनुसूची के अनुसार शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब बात आती है कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है
वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है, कौन से अनुच्छेद के तहत है वो शक्तियों का विभाजन बंटवारा किया गया है। तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से अनुच्छेद 246 के अनुसार है वो केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का क्या है, विभाजन किया गया है, बंटवारा किया गया है। बात आती है कि शक्तियों का जो विभाजन है वो कितनी सूचियों के अंतर्गत किया गया है। तो ध्यान रखना शक्तियों का जो विभाजन है 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। अब आती है 3 सूचियां कौन कौन सी है, उन सूचियों के नाम क्या है। तो ध्यान रखना संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों में क्या है कि शक्तियों का विभाजन किया गया है। एक चौथी जो सूची है वो है अवशिष्ट सूची, यानी जिन क्षेत्रों पे या जिन क्षेत्रों को इन तीनों सूचियों में नहीं रखा गया है उनके ऊपर जो कानून बनाएगा वो क्या है, अवशिष्ट शक्तियां हैं। और अवशिष्ट शक्तियां पे जो कानून बनता है वो कौन बनाता है, इसके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे। बात आती है सबसे पहली सूची की, संघीय सूची के विषय। वर्तमान समय में और प्रारंभ में संघीय सूची के विषयों की बात की जाए तो उनकी संख्या में परिवर्तन हो गया है, उनमें बदलाव हो गए हैं। तो प्रारंभ में जहां संघीय सूची में 97 विषय थे, वहीं क्या है वर्तमान में जो विषयों की संख्या है वो 100 हो गई है। इस प्रकार ध्यान रखना पहले कितने विषय थे, 97 थे, और वर्तमान में कितने हो गए, 100 विषय इसमें हो गए हैं। बात आती है कि केंद्र को कानून बनाने का अधिकार, यानी जो संघ सूची के जो विषय हैं, जो इन शक्तियों का सूचियों में विभाजन किया गया है, तो संघ सूची के जो विषय हैं 100, इन पे प्रमुखतः कौन कानून बनाती है। केंद्र सरकार को संघ सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार है। अब बात आती है कि जो संघ सूची है इसमें प्रमुखतः कौन कौन से विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें सबसे अधिक जो महत्व के विषय हैं उनको शामिल किया गया है। प्रमुख जो विषय आते हैं वो है रक्षा से क्षेत्र से संबंधित है, विदेश मामलों से संबंधित है, संचार सुविधाओं से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है और रेलवे से संबंधित जो प्रमुख कार्य हैं वो संघ सूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इस प्रकार संघ सूची में क्या है कि प्रमुख राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उनको शामिल किया गया है। अब बात करते हैं हम संविधान की, इसकी दूसरी अनुसूची की। दूसरी अनुसूची है उसका नाम है राज्य सूची। क्या नाम है, राज्य सूची। और राज्य सूची के जो विषय हैं उन्हें प्रमुख रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है, उनकी संख्या में भी परिवर्तन हो गया है। तो पहले जो इसमें विषय थे संघ राज्य सूची में वो 66 विषय थे, 66 विषय थे, और वर्तमान में जो इसमें विषयों की संख्या है वो 61 विषय हो गए हैं। अब बात आती है कि जो राज्य सूची के विषय हैं उन विषयों पे कानून प्रमुखतः कौन बनाती है। क्या केंद्र सरकार उन पे कानून बनाती है। तो ध्यान रखना उन पे केंद्र सरकार कानून नहीं बनाती, उसमें जो राज्यों की जो सरकारें हैं अलग अलग राज्यों की, उनको उन पे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार केंद्र पे संघ सूची कानून बनाती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची पे राज्य हैं उनको कानून बनाने का अधिकार है। अब बात आती है कि प्रमुख रूप से राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। तो प्रमुख रूप से राज्य सूची में अदालतें, राज्य पुलिस, अस्पताल, पशु, सिंचाई और कृषि, इनमें जो थोड़े कम महत्व के विषय हैं, विषय तो महत्व ये भी है, लेकिन इन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार क्या है, प्रत्येक राज्य को स्वतंत्र रूप से दिया गया। वो अपनी सुविधाओं के आधार पे, वो अपनी आवश्यकताओं के आधार पे, वो अपनी जरूरतों के आधार पे राज्य सूची के जो विषय हैं उन पे कानून बना सकते हैं। अब बात आती है कि तीसरी सूची। तीसरी सूची हमारी कौन सी बच गई है, पहली आई संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी जो सूची हमारी वो है समवर्ती सूची। कौन सी है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के जो विषय हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले संख्या थी इनकी 47 विषय थे, और वर्तमान में जो विषयों की संख्या है वो 52 हो गई है। कितनी हो गई है, 52 विषय इसमें सम्मिलित कर लिए गए हैं। ये विषय परिवर्तन क्यों होते हैं, तो इसका प्रमुख कारण है कि आवश्यकताओं के आधार पे इन विषयों में संशोधन किया जा सकता है, विषयों को घटाया भी जा सकता है, विषयों को बढ़ाया भी जा सकता है। बात आती है कि जो समवर्ती सूची है उस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो जहां हमने बात की कि जो संघ सूची है उस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय हैं उन पे राज्य सरकारें बनाती है, लेकिन जो समवर्ती सूची है उस पे केंद्र सरकार है वह राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, यानी दोनों को समान स्वतंत्रता इसमें मिली हुई है। अब लेकिन जब दो सरकारें कानून बनाएगी तो स्वाभाविक बात है कि दोनों में क्या है, केंद्र राज्यों के बीच संघर्ष की स्थिति। कई बार क्या होता है, किसी विषय को लेके, किसी मुद्दे को लेके अगर दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है, दोनों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, दोनों में लड़ाई उत्पन्न हो जाती है, तो क्या कानून कौन बनाएगा, ये प्रमुख रूप से क्वेश्चन आंसर इसमें बनता है। तो ध्यान रखना कि जब दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, केंद्र सरकारें और राज्य सरकारों के बीच में, तो जो कानून मान्य होगा वो होता है केंद्र सरकार का कानून है,
केंद्र ने जो कानून बनाया वही मान्य होगा, उसको सर्वमान्य माना जाएगा। बात आती है कि जो 3 सूचियां हैं, इनके अतिरिक्त जो विषय बच गए, जो मुद्दे बच गए, उन पे कानून कौन बनाया गया या उनको किन में शामिल किया गया है? तो ध्यान रखना, उनको अवशिष्ट शक्तियों में शामिल किया गया। जो बच गई उन पे कानून है वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। बात आती है कि समवर्ती सूची है, उसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं। जो इंपोर्टेंट विषय वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से न्याय से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है, मापतोल से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, वन से संबंधित जो मामले आते हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। बात करते हैं आगे, निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी देश की जो न्याय व्यवस्था हो वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसमें प्रमुख से बताया गया निष्पक्ष व स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी किसी प्रकार का किसी भी कंडीशन में किसी भी पक्ष के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान समझते हुए न्याय करना चाहिए। बात आती है स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता। जो सरकार के अपने 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों का अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रहना आवश्यक है। किसी भी अंग के द्वारा एक दूसरे का क्या है कि कार्यों में बीच में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और स्वतंत्र रूप से उनको कार्य करने देना चाहिए। बात आती है निष्पक्ष न्याय। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है कि निष्पक्ष यानी बिना किसी भेदभाव के, जिसने गलत कार्य किया है, जिसने दोषी है, वो उसको उचित रूप से सजा मिलनी चाहिए। और न्यायपालिका है वो किसी के साथ भी क्या है, किसी भी आधार पे, चाहे जाति हो, धर्म हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसके साथ निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान उसको करेगी। बात आती है कानून का शासन स्थापित, यानी देश की जो शासन व्यवस्था है वो स्वेच्छाचारी नहीं है, यानी सरकार है वो अपने इच्छा के अनुसार कानून नहीं बना सकती। तो संविधान के अनुसार जो कानून बनाए गए हैं, संविधान में जो नियम बनाए गए हैं, उसी के अनुसार सरकार को क्या है, कानूनों का निर्माण करना पड़ेगा। अपनी इच्छा के अनुसार है वो कोई भी कानून का निर्माण नहीं कर सकती। बात आती है केंद्र व राज्यों के बीच विवादों का समाधान। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर किसी विषय को लेके, किसी मुद्दे को लेके अगर आपस में तनाव हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, तो इस विवाद का समाधान करना भी किसका कार्य होता है? न्यायालय का कार्य होता है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है। दोनों में स्थिति सामान्य करना भी क्या है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। बात आती है राज्यों के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, यानी जो राज्य है, भारत में 28 राज्य हैं, उनके ऊपर जो सर्वोच्च है यानी जो उच्चतम न्यायालय है, उसके निर्णय सभी को मानने पड़ेंगे, चाहे वो जिला न्यायालय हो, चाहे वो राज्य न्यायालय हो, या छोटी जो अदालतें हो जिला स्तर पे, उन सभी को क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं सभी को मानने पड़ेंगे। और उसके निर्णय क्या है कि किसी के भी प्रकार से उसके निर्णयों की आलोचना नहीं की जा सकती। बात आती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है, तो ध्यान रखना, तिलक जो मार्ग है नई दिल्ली में, वहां देश का सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय है। बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखना जनवरी 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। व्यवस्था की गई थी कि न्याय है सबको समान रूप से प्राप्त हो। बात आती है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कानून कितने बना दिए जाए, कितना भी परिवर्तन कर दिया जाए, लेकिन सबसे जो ऊपर है, सबसे जो सर्वोच्च है वो क्या है, संविधान। संविधान के अंतर्गत रहते हुए क्या है, समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा, यानी संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, संविधान के अनुसार ही शासन व्यवस्था का संचालन होगा। बात आती है संविधान सर्वोच्च है, संविधान से शक्तियां प्राप्त है, यानी शक्तियां हैं वो सरकारों को किससे प्राप्त होती है, क्या कोई व्यक्ति विशेष देता है, क्या सरकारों से शक्तियां मिलती है? तो सरकार के जो भाग है अपने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों को शक्ति कोई व्यक्ति विशेष न देके संविधान के द्वारा इनको अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई है। बात आती है संपूर्ण देश के लिए एक संविधान। देश में अपने 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग अलग संविधान नहीं बनाए गए हैं। समस्त देश के लिए, समस्त नागरिकों के लिए एक ही संविधान बनाया गया है और उसी के अंतर्गत रहते हुए सारे वो कार्य करते हैं, व्यवस्था नियमों का पालन करते हैं। बात आती है प्रारंभ में जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, यानी प्रारंभ में जो अपने राज्य थे उसमें जम्मू कश्मीर को एक अलग विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था, जिस कारण क्या है उसका संविधान है, उसकी व्यवस्थाएं हैं वो अलग थी। इस कारण भारत का राज्य होते हुए भी क्या है कि भारत का अंग होते हुए भी क्या है कि एक देश में होते हुए भी क्या है कि एक संविधान नहीं था इसका।
लेकिन वर्तमान समय में स्थिति परिवर्तन 2019 के बाद में हो गई है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A हटाई गई है। ये है धारा जो 370 और 35A है। जम्मू कश्मीर से हटने के बाद में क्या है कि जम्मू कश्मीर में भी अब क्या है, एक संविधान की व्यवस्था अपने देश के अंतर्गत हो गई है।